पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान। एक तरफ कानून साजी है, दूसरी तरफ कौमी मुफाद है और तीसरी तरफ रियासती कानून है। इसी हवाले से बात करेंगे। 3 अलग अलग वाक़यात का आज क्रक्स क्या है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। 3 अलग अलग वाक़यात हैं, हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया? वालेकुम अस्सलाम। देखें फलक, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में खुद बताया कि 3 अलग इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर तीनों ही मौजूए बहस हैं। ठीक है, एक तरफ फिल्म सतलुज पर पाबंदी का मामला है, तो दूसरी तरफ हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं रेहान तारिक, उनकी गिरफ्तारी का मामला है, जबकि तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो हालिया कानून साजी सामने आई है वो इस वक्त ज़ेरे बहस है। बिल्कुल जी। अगर हम पासपोर्ट मिल रहा है जितने MPs हैं उनकी बीवियों को और ताहयात मिल रहा है। अच्छा, अगर हम इन तीनों इश्यूज को देखें तो ये तीनों अपनी जगह पर 3 अलग अलग मैटर्स हैं। बिल्कुल, ठीक है। अगर इन तीनों की एज ए होल देखें तो 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त बात करने की ज़रूरत है। ठीक है। सबसे जो इनमें कॉमन चीज़ है वो आज़ादी इजहार राय है। बिल्कुल जी। या हुकूमत की तरफ से जो कवानीन बन रहे हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए सहाफ़ियों को किस हद तक इजाज़त है। ठीक है। और तीसरी तरफ अगर फिल्म सतलुज की आप बात करें तो उसके ऊपर जो पाबंदी है वो भी कौमी मफाद के नाम पर लगाई गई। ठीक है। सबसे पहले फिर हम बात कर लेते हैं सतलुज की, जो कि दिलजीत दोसांझ की है और रिलीज के 2 दिन बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। आपको नहीं लगता है कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्योंकि हमने पहले देखा दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर के साथ सरदार जी 3 में काम किया था, वो भी इंडिया में बैन हो गई थी, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा बिजनेस किया था उस फिल्म ने भी। आपको क्या लगता है फिर? अच्छा देखें, ये जिन्होंने पाबंदी लगाई है ना, उन्होंने इनडायरेक्टली तो मूवी की प्रमोशन का काम किया है। ठीक है। सतलुज को उन्होंने प्रमोट किया है इस पर पाबंदी लगाकर इनडायरेक्टली। ठीक है। वैसे ये फिल्म अगर चंद हज़ार करोड़ तक जानी थी, इसका जो रेवेन्यू था, तो अब हज़ारों करोड़ तक पहुंचेगी, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इसकी लॉन्च थी उसके 2 दिन बाद 3 जुलाई को फिल्म रिलीज होती है, 5 जुलाई को इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। और इस दौरान इस फिल्म की जाहिर सी बात है लोगों ने डाउनलोड भी कर ली होगी और सिनेमा में कैप्चरिंग का भी मटेरियल मौजूद होता है। तो अब ये जो फिल्म है ये भारत की हद तक तो इस पर पाबंदी जरूर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अब जब ये इंटरनेट पर अवेलेबल होगी तो हर कोई देखेगा जरूर कि इस फिल्म में ऐसा है क्या, बिल्कुल, क्यों इस पर पाबंदी लगाई गई है। उनमें क्यूरियोसिटी का एलिमेंट भी होता है, वो डाउनलोड भी कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे भी मूवी आ जाती है और फिर यूट्यूब पे तो मूवी पायरेटेड भी आजकल पड़ी होती है। अच्छा, अब हम बताएं कि जैसे आपने पूछा कि इस फिल्म में है क्या, ये बेसिकली सिखों की जो तहरीक थी जो 80 और 90 की दिहाई में चली, उनकी खालिस्तान तहरीक थी, जसवंत सिंह खानला की जो तहरीक थी, इसके हवाले से ये पूरी एक दास्तान है जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। ठीक है। दिलजीत दोसांझ ने इसके ऊपर मरकजी किरदार भी अदा किया है और बाद में बताया, इस फिल्म के अंदर ये बताया गया है कि जसवंत सिंह की जो तहरीक थी जब वो 80 और 90 की दिहाई में चली, किस तरीके से भारत के अंदर सिखों का कत्लेआम हुआ, मावराए अदालत उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जलाया गया, उनको कत्ल किया गया, उसके बाद उनकी जो बॉडीज थी उनको भी नामालूम मकामात पर दफना दिया गया। इस सारे इशू को हाईलाइट करता है जसवंत सिंह और लेटर ऑन 1995 में वो भी लापता हो जाता है और उसके बाद उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। तो इस पूरी फिल्म के अंदर सतलुज के अंदर यही वो सारा सिखों के ऊपर होने वाले जो मजालिम हैं, एक तरफ तो भारत बड़ा बनता है जी, हम वर्ल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और बड़ी जमहूरियत है हमारे यहाँ, लेकिन ये भारत का असल चेहरा है जो कि इसको एक बैनुल अक़वामी मईशत से अब एक प्योर हिंदू रिलेटेड कम्युनिटी की तरफ वो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ना तो वहां पर मुसलमान महफूज हैं, ना ही वहां पर सिख महफूज हैं, ना ही दीगर अकलियतें महफूज हैं। तो ये इस फिल्म ने एक दफा फिर सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, खास तौर पर वेस्ट में, कनाडा में, अमेरिका में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि जो सिख वहां पर अलग रियासत का, अलग अपने एक सेफ प्लेस का मुतालबा करते हैं वो जायज़ हैं। खालिस्तान तहरीक उसी का नाम थी, उसी जद्दोजहद के ऊपर ये फिल्म बनी। और खालिस्तान के हवाले से आपको पता होगा कि कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा रेफरेंडम भी हुए और ये मुतालबा भी किया गया। और जब जब मोदी ने इन मुल्कों का दौरा किया तो वहाँ के सिखों ने बड़ी तादाद में, वो चाहे UN हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, जनरल असम्बली का इजलास हो, वहाँ पर एहतजाज भी लोगों ने किए। तो बुनियादी तौर पर सिखों के ऊपर होने वाले जो मजालिम थे उनको पिक्चराइज किया गया,
उनको इस फिल्म की सूरत में ऑडियंस के सामने पेश किया गया, जिस पर कौमी मफाद के नाम पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनडायरेक्टली जो पाबंदी लगाने वाले हैं वो सोचेंगे जरूर, पहले ये फिल्म शायद चंद हजार ने देखनी थी, अब ये लाखों और करोड़ों लोग देखेंगे, और जो फिल्म साजों का बुनियादी मकसद था वो इस सतलुज के जरिए पूरा हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि ये 4 से 5 साल तक सेंसर बोर्ड के पास होल्ड रही है, ठीक है, और 3 दफा नाम भी चेंज एग्जैक्टली, दिस इज द थर्ड नेम, ठीक है, ये इसका तीसरा नाम है। और अब भी जब उन्होंने रिकमेंड की तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर 121 कट्स लगाए जाएं, मुख्तलिफ मुकामात पर 121 एडिट्स उन्होंने रिकमेंड किए सेंसर बोर्ड ने, और उसके अंदर जी जो तारीखी हवाला है वो निकाल दिया जाए, किरदारों का नाम निकाल दिया जाए। तो फिल्म साजों ने कहा कि अगर ये निकालना ही है सारा कुछ, तो फिर फिल्म का मकसद क्या है? जो हम अपने लोगों तक अपनी पिछली जनरेशन की कुर्बानी बताना चाह रहे हैं कि सिखों के साथ कौन से मजालिम हुए यहाँ पे, अगर वो सब कुछ छुपा देना है तो फिर इस सारी चीज का मकसद कोई नहीं। तो नतीजतन उन्होंने फिर इसको इंटरनेट पर डाल दिया, और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप ही किसी दिन बता रही होंगी कि कितने हजार करोड़ का ये जो फिल्म है वो अब तक बिजनेस कर चुकी है। क्योंकि ज़ीशान साहब पहले धुरंधर को भी बैन किया गया था, वर्ल्ड वाइड बैन किया गया था, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जब आई थी धुरंधर ने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा बिजनेस किया था। और जिस तरह से आपने कहा है 3 दफा इस मूवी के नाम भी चेंज हुए हैं। अब इम्तियाज अली ने इसको डायरेक्ट किया है। इम्तियाज अली के बारे में एक बात और भी मशहूर है कि वो बहुत डीप फिल्म्स बनाते हैं। दिलजीत दोसांझ ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस मूवी में एक्टिंग की है। आपको क्या लगता है कि क्या पर्पस है? अच्छा देखें, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। करोड़ों रुपया जो बड़े एक्टर्स हैं वो नॉर्मली चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब बात आ जाती है कॉज की, जिस तरह आपने कहा, जिस नजरिए को लेकर उन्होंने इस फिल्म को बनाया, और जब अदाकार ये देखता है आर्टिस्ट के इस स्क्रिप्ट में जान है, ये स्क्रिप्ट सिर्फ सिखों के साथ जो होने वाला जुल्म है उसको हाईलाइट नहीं करेगा, बल्कि इससे मैं भी प्रमोट होऊंगा, ठीक है। तो ये वो चीज थी, क्योंकि देखें जो फनकार होते हैं, जो अदाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ये एक मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर होता है। और सियासत और सफारतकारी के अंदर जब भी अगर मुल्कों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हों, मैं अगर पाकिस्तान और भारत की बात करूं, तो अगर कभी भी कशीदगी हो सरहदों पर, तो सबसे पहले आर्टिस्ट मुतासिर होता है, उसके बाद हमारा जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो मुतासिर होती है, और फिर फन और फनकार मुतासिर होता है। और ये लोग एक तरह से एक मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। अगर पाकिस्तानी अदाकार और फनकार वहां जाकर किसी मुल्क में किसी उनकी मूवी में काम करें, या वो हमारे मुल्क को विजिट करें, तो ये बेसिकली एक सॉफ्ट सफारतकारी होती है। और आप देखें कि हमने कितनी आजादियां दे रखी हैं। आप सिखों के मकामात देख लें, हुकूमत पाकिस्तान ने जरूरत से ज्यादा उनको न सिर्फ पाकिस्तान में जितने गुरुद्वारे हैं हमने बहुत ननकाना साहब है, डेरा साहब है, पंजा साहब है, इन तमाम में न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से सिख यात्री आते हैं, और वो खुश होकर जाते हैं। उनके लिए वो कहते हैं कि हमारा काबा यही है, हमारे लिए यही वो मुकद्दस जगह है। और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे गुरुद्वारों की टेक केयर कर रही है, इस पर हम हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। भारत उस तरह से लोगों को नहीं, सिखों को यहाँ आने देता, जिस तरह इंडिया समेत पूरी दुनिया के जितने सिख होते हैं उनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम है बहुत उनको प्यार मोहब्बत देती है, उनकी मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यही वजह है कि जो वेस्ट से सिख आते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, वो ज्यादा मुतमईन होते हैं। अगर 5000 सिख कनाडा से और अमेरिका से ननकाना साहब या डेरा साहब और पंजा साहब हसन अब्दाल में जब ये जगह आके विजिट करते हैं, तो भारत अमूमन जो भारतीय सिख यात्री होते हैं उनको इजाजत या तो देता नहीं है, या बड़ी लिमिटेड इजाजत देता है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा वेलकम का बोर्ड, चाहे वो वागा हो चाहे वो एयरपोर्ट हो, मौजूद होता है कि आप आएं, आपके मुकामात हैं, आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। और हम सिर्फ उस मजहबी आज़ादी को कागजों और बातों की हद तक नहीं रखते, हमारे यहाँ हर तरह से उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है। जबकि हमारे बारक्स आप देख लें कि एक फिल्म वहाँ पे सतलुज बनी है, और उसको कौमी मफाद के नाम पर ना सिर्फ बैन कर दिया गया, बल्कि उनको ये भी कह दिया गया है कि अगर इसको आप मजीद प्रमोट करेंगे तो हुकूमत फिर इस पर मजीद एक्शन भी लेगी। अच्छा, दिलजीत दोसांझ के बारे में अगर हम वैसे ही बात करते हैं, तो दिलजीत दोसांझ को पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, दुनिया बहुत पसंद करती है, और पाकिस्तान के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। अगर हम बात करें हानिया आमिर की, तो सरदार जी 3 में बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छी एक्टिंग भी थी, कंपैटिबिलिटी उनकी बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री फिल्म में बहुत अच्छी थी, और पूरी दुनिया को पसंद भी आया कपल। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की, तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं, ननकाना साहब भी विजिट करना चाहते हैं, करतारपुर साहब भी विजिट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे मेरे ख्याल से
कोई वीज़ा का इशू चल रहा है, इस वजह से शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और मूवी आई थी 2003 में, हवाएं, वो भी इसी टॉपिक पे बनी थी और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भी बैन किया था। तो ज़ीशान साहब, ये सारी चीज़ें हैं सतलुज के हवाले से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सतलुज जो है वो अच्छा बिजनेस करे, क्योंकि अगर कहानी अच्छी है, इम्तियाज़ अली की कहानी हो और वो अच्छी ना हो, ब्लॉकबस्टर ना हो, तो मेरे ख्याल से मानने वाली बात नहीं है। अब एक और इशू पे बात करते हैं। रेहान तारिक को सुना है सुबह गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये क्या अपडेट्स हैं, क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? अच्छा देखें, ये जो पॉडकास्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेहान तारिक, ये रात गए तकरीबन 1 बजे लंदन से लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। इनके करीबी दोस्त जो इनको लेने वहाँ पहुंचे थे, उनके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 घंटे तक रेहान तारिक को एयरपोर्ट के अंदर FIA हुकाम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए रोके रखा। उसके बाद जो NCCIA है उसके हुकाम कंसर्न वहाँ पहुंचे और इन्हीं की फैमिली के मुताबिक इनको ये कहा गया है कि इनके खिलाफ एक अदद मुकदमा है। अच्छा। और यकीनन सोशल मीडिया पर इन्होंने कोई प्रोग्राम आखिरी कुछ ऐसे किए हैं जिनमें से 1-2 पर कुछ काबिल एतराज़ मवाद डिस्कस हुआ है, तो उसी वजह से NCCIA में एक मुकदमा इनके हवाले से है और इनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो NCCIA के हवाले से NCCIA को हवालगी है वो जाहिर कर दी गई है। लेकिन अभी इनका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, चार्जेस क्या फ्रेम हुए, क्योंकि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से मसला हल नहीं होता। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को जो चार्जेस उन पे हैं उनको कैटेगोरिकली बताया जाना चाहिए, बिल्कुल उनको उनके वकला तक एक्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है ये इस वक्त किसी ज़ाब्ते और किसी कानून में नहीं है। सोशल मीडिया की आज़ादी ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके साथ मुझे आपको हर किसी को एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जो खबर हम दे रहे हैं हमारे पास उसकी मुस्तनद कॉपी मौजूद हो, हमारे पास उसकी ऑथेंटिसिटी मौजूद हो कि ये मेरे पास खबर है, ये मेरा सोर्स है, ये एक जिम्मेदार हुकूमती ऑफिशियल है या किसी जिसके मुतालिक खबर है उसका मौकिफ मौजूद है। ठीक है, इदारों को भी ये चाहिए कि किसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी है, कोई भी मावराए कानून नहीं है, लेकिन अदालती निगरानी मौजूद है। अगर किसी को हिरासत में लिया है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ विद इन 24 आवर्स उनको किसी न किसी कोर्ट में इदारों को पेश करना होगा। जब पेश किया जाएगा तो चार्जशीट भी पूरी सामने आ जाएगी। जैसे वो सहाफ़ी कभी भी कोई पकड़ा जाए या उसको कुछ हो तो वो कहते हैं कि ये है तो किसी खबर का नतीजा, लेकिन मुझे नहीं पता किस खबर का नतीजा है। अच्छा। जब वो रिजल्ट आएगा किस खबर का नतीजा है तो फिर हम व्यूअर्स को भी बताएंगे कि रेहान तारिक की जो गिरफ्तारी है वो एक्चुअली किन इश्यूज की वजह से अमल में लाई गई या फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त चूंकि अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, वक्त है कुछ इस पर इसलिए हम इससे ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो पॉडकास्टर हैं, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सिर्फ उतनी बात करें जितनी उनके पास हकीकत में मबनी हो। सोशल मीडिया से इधर उधर से डेटा उठा के AI की मदद से चीजें जनरेट करके उसको ना डिस्प्ले कर दें जो कि लेटर ऑन आपके लिए मुश्किल का बायस बने। साहब, हमने अब अक्सर यही होता है हमारे साथ भी कि सोशल मीडिया पर सनसनी ज़्यादा फैलाई जाती है, खबरियत नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से जो सहाफ़त की जिम्मेदारियां होती हैं वो अक्सर लोग नहीं निभाते और उसकी वजह से फिर बाकी लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगली बात कर लेते हैं, ये ब्लू पासपोर्ट जोजा मोहतरमा को दिया जा रहा है सारी ज़िंदगी के लिए, ये कौन सा नया कानून आ रहा है? अच्छा देखें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक नया कानून गुज़िश्ता दिनों पास हुआ है। पास तो शायद कुछ माह पहले से हुआ है, लेकिन अब हाईलाइट अब हुआ है। अब ये खाली जो ब्लू पासपोर्ट है ये वैसे तो ऑलरेडी तमाम जो अरकानी असम्बली हैं एंटाइटल्ड होते हैं, वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, KP हो या कौमी असम्बली और सेनेट हो। अब इस बिल के जरिए उनकी फैमिलीज के लिए ब्लू पासपोर्ट, असलहा लाइसेंस जो हैं ममनुआ बोर के, वो पहले 4 उनको ऑफिशियली अलाउ होते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, अब 4 और की डिमांड आई है कि हमें 8 दिए जाएं और वो 4 जो होंगे वो पे जो आम फीस होगी कोई भी शहरी देगा वो करके लेनी होगी। अच्छा। इस मजीद इस बिल के अंदर कहा गया है कि जी जितने भी सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, डाक बंगले हैं, जो स्टेट प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर ये अरकान असम्बली अपनी फैमिलीज के साथ जाकर ठहरते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनका स्टे होगा। ठीक है, ये मोटरवे पे सफर करते हैं, ये रिंग रोड पे करते हैं, ये किसी भी जगह पे, ये तमाम टोल प्लाजा से मुस्तस्ना होंगे, इनको इस्तिस्ना हासिल होगा, ये कहीं पर कुछ भी पे नहीं करेंगे। ठीक है ज़ीशान साहब, मुझे यहाँ पर एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दें। जो मिडिल क्लास इंसान है वो हर चीज़ खरीदते हुए टैक्स पे करता है, उसकी तनख्वाह चाहे वो 25,000 है, चाहे 40,000 है, चाहे 1.5 लाख है, वो हर चीज़ को पे करके फिर खरीद रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ताहयात ब्लू पासपोर्ट भी मिल रहा है, किस बेस पे,
क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर कोई एमपीए बन गया है तो क्या उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद ठीक है वो एमपीए नहीं रहा, ब्लू पासपोर्ट वापस करे। लेकिन यहाँ पे बी क्लास सिक्योरिटी भी है, मोटरवेज पर टूल टैक्स भी है, वो भी नहीं देंगे। तो फिर फ्री में जब एमपीएस ने सारे के सारे अपने काम निकलवाने तो अवाम की क्या खिदमत करनी है? तो अवाम के वोटों से आए हैं। अच्छा देखें, इसमें मैं दो चीज़ें बता दूं कि ये जो ब्लू पासपोर्ट का कानून है ये वैसे तो 1988 से मौजूद है और तमाम अरकान असम्बली इसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो नया कानून आया है इसके अंदर दो चीज़ें ख़ास तौर पर ऐसी हैं कि एक तो ये कानून सूबाई असम्बली ने पास जरूर कर दिया है, जब तक ये कौमी असम्बली में जाकर कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से पास नहीं होगा ये एंटाइटलमेंट इनका ख्वाब ही रहेगी। ठीक है। देखें, अगर एक सादा सी मिसाल देता हूँ, साउथ पंजाब के हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें अलग सूबा चाहिए, वो चाहे जनूबी पंजाब उसको नाम दे लें, वसेब का नाम दे लें, सराइकिस्तान का नाम दे लें, तो उसके लिए पंजाब असम्बली से, उस सूबे की असम्बली से कानून साजी 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना जरूरी है। अब पंजाब असम्बली से वो करारदाद मंजूर हो चुकी है, ठीक है, कई साल गुजर गए, लेकिन जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से नहीं होगी तो जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा, जो कि आज तक नहीं बना। तो इन लोगों ने भी अपनी ये जो नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें हैं जो कि किसी भी सूरत में मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइड नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि हम आप टैक्स दे रहे हैं, हम टोल प्लाजे पे भी पे करें, हम गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस में भी पे करें, हमें तो गैर ममनुआ बोर का जो लाइसेंस है उसका कोई सोच भी नहीं सकता, और ब्लू पासपोर्ट तो वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली असम्बली जो होती है अवामी नुमाइंदे, इनका काम होता है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना, लोगों को फैसिलिटेट करना। आप हमारे नुमाइंदे, आप हमारी फैसिलिटेशन का सोचें, ना कि आप जाके अपना सोचना शुरू कर दें। अवाम की खिदमत कर रहे हैं ब्लू पासपोर्ट लेके, ममनुआ बोर के लाइसेंस हासिल करके मोटरवे से फ्री गुजरना है, क्योंकि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो हमेशा पे करते हैं। एक दूध का डब्बा भी अगर खरीदने जाते हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल से 80 या 100 रुपए का होता है, सबसे छोटा डब्बा, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। अच्छा देखें, ये चूंकि केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ऐसा एक कानून माजी के अंदर पंजाब असम्बली से पास हुआ था अरकान असम्बली की तनख्वाहों को इजाफे का लेके, ठीक है। मुझे आज भी याद है उस रोज जब पंजाब असम्बली में कार्रवाई हो रही थी तो कैटेगोरिकली उस वक्त के वजीर आजम ने उस बिल को टर्न डाउन करवाया और वो इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये असम्बली से पास जरूर हुआ है, लेकिन देखना ये है कि जिन लोगों ने पास किया है वहां के वजीर कानून, मतलब कल मैं सुन रहा था केपी के जो शफी जान है वो ये कह रहे थे कि जी प्राइवेट मेंबर डे था, पीपल्स पार्टी के रुकन ने बिल पेश किया। तो भाई पीपल्स पार्टी के रुकन ने पेश किया, हुकूमत आपकी है, आफ्ताब आलम साहब वहां पे वजीर कानून है, आपका हुकूमत आपकी है ना, आप ना बिल के हक में वोट दें, बिल्कुल आप बिल को टर्न डाउन करवा दें। वोटिंग अक्सरियत तो पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ के पास है। तो अगर ये बिल पास हुआ है तो 100% इसके अंदर जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है, उनके जो वजीर आला हैं और जो उनके कायदे ऐवान हैं, ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये चाहते कि ये कानून पास ना हो तो आप ना करते। और मैं एक और चीज भी बता दूं, बेसिकली ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की भी निशानदेही करता है, ठीक है। वहां पर जो लेग पुलिंग का सिलसिला जारी है, कोई वजीर आला को तब्दील करवाना चाहता है तो किसी की ये ख्वाहिश है कि स्पीकर बदल जाए। ज़ीशान साहब, हमने हमेशा केपीके में यही चीज़ देखी है कि वहाँ पे अनरेस्ट रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा है, और वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ। तो केपीके असम्बली ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के कवानीन बना रहे हैं कि वो पास भी हो जाए आगे से, और उसके बाद फिर सिर्फ एमपीएस को, उनकी बीवियों को, उनकी फैमिली को ही फायदा हो, क्योंकि बाकी जो केपीके के हालात हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अच्छा देखें, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मेरा ख्याल है कि ये कानून कागज़ों में इनकी ख्वाहिश की हद तक मौजूद रहेगा, इससे आगे इसके ऊपर पजीराई उस तरह नहीं मिलेगी। नंबर एक, तो सुहेल अफरीदी साहब को सोचना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब खाली सोचेंगे नहीं, उनको इस पर अमल भी करना होगा, क्योंकि ये जिस किस्म का कानून है इस पर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि आप अवामी सहूलत के लिए आए हैं, अवामी मैंडेट लेके आए हैं, जिस तरह आपको मैंडेट मिला है तो ये तो कम से कम उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। आज भी मेरी इतलात के मुताबिक वहां पर एक इजलास जारी है, जिसके अंदर वजीर आला साहब खुद भी शरीक हैं, दीगर पार्टी के जो सीनियर्स हैं वो मौजूद हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि एक अच्छी बात होगी कि अगर इस बिल की वापसी के लिए हुकूमत खुद रास्ता बनाए, क्योंकि अपोजिशन इसको सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम ना सिर्फ इसकी मुखालफत करेंगे बल्कि इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी होगा, हर फोरम पे आवाज भी उठाई जाएगी। अब ये
जितना मीडिया पर हाईलाइट हो गया ना, मुझे लगता है कि ये जो ब्लू पासपोर्ट है ये भी इनका ख्वाब रहेगा और मुफ्त मोटरवे से गुजरना भी इनका ख्वाब रहेगा। इनको इससे कोई चीज मिलने वाली नहीं, क्योंकि और सिर्फ ये नहीं है, इसकी कुछ शिकें ऐसी भी थी इस बिल में कि अगर जो असेंबली है स्पीकर वो चाहे तो जिस सहाफी को चाहे उसको खबर देने से भी रोक सकता है। अच्छा, ठीक है। और 6 माह तक की गालिबन कैद की भी कुछ शिकें सुनने में आई हैं। अच्छा, तो बेसिकली आजादी इजहार राय पर तो पाबंदी ना पहले कबूल की गई है ना अब कबूल होगी, लेकिन जो बुनियादी इसमें जिम्मेदारान है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनके वजीर आला हैं, उनकी सूबाई कैबिनेट है, क्योंकि कोई भी जो हुकूमत होती है, हुकूमत का मतलब वजीर आला और उसकी काबीना होता है, जबकि जो स्पीकर होता है, स्पीकर का किरदार होता है कस्टोडियन ऑफ द हाउस का, और साथ ही साथ आप समझ लें जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है या एक मैच में एक रेफरी होता है। स्पीकर पार्टी से वोट लेके जरूर आता है, लेकिन जो स्पीकर असेंबली होता है, जैसे पंजाब में मलिक अहमद खान साहब हैं, तो स्पीकर का जो किरदार होता है वो होता है इम्पार्शियल। उसने न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी होती है, न्यूट्रल रहते हुए दोनों अतराफ को मौका देना है। अब अगर हुकूमती अरकान वोट दे रहे हैं इस बिल के हक में, तो स्पीकर तो नहीं कह सकता कि आप ना दें। तो बेसिकली सुहेल अफरीदी और उनकी काबीना को सोचना है कि उन्होंने ये जो बिल पास किया है क्या सोच के किया है और इसके अंदर कितना अवामी मफाद है, और अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है इसको रिवर्स करवाएं, ताकि अवाम में जो आपका एक इमेज है वो पहले ही बहुत खराब हो चुका है। आप सूबे को वो फैसिलिटेशन नहीं दे पाए, लॉ एंड ऑर्डर आज भी वहां खराब है, अवाम के पास रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। आई थिंक आपने भी पेशावर को विजिट किया होगा, मैंने भी पेशावर को विजिट किया। पेशावर KPK का वो शहर है जिस तरह से पंजाब में लाहौर को कहा जाता है, फुली डेवलप्ड होना चाहिए था, लेकिन वहाँ की ना सड़कें साफ हैं, ना वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, ना वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। अवाम को वहाँ पे स्नैचिंग भी वहाँ से हो रही है, कत्ल भी हो रहे हैं, चोरी चकारी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, लेकिन वहाँ पे अवाम की फलाह बहबूद के लिए KPK असम्बली में कौन से बिल पास हुए हैं? सुहेल अफरीदी ने क्या किया है अभी तक अवाम के लिए? अच्छा देखें, ये तो सुहेल अफरीदी खुद ही बताएंगी, क्योंकि जिन्होंने उनको वोट दिया है उन्होंने बाद में उनका मुआखजा भी करना है। तालीम का निज़ाम कोई मौजूद नहीं है पेशावर में। जो भी सारी सूरत हाल है इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो यही है कि ये जो बिल जिस तरह से पेश किया गया या करवाया गया, क्योंकि जो बिल हुकूमत ने खुद नहीं पेश करना होता वो प्राइवेट मेंबर डे पर या तो किसी आज़ाद रुकन के जरिए या अपोजिशन रुकन से पेश करवा लिया जाता है। अब चूंकि फायदा सबको हो रहा था, अक्सरियत में PTI है, ब्लू पासपोर्ट इनको भी नजर आ रहा था ख्वाब में, ठीक है, और साथ इनको सहूलतें भी नजर आ रही थी। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं जो हम पहले मिस कर गए, कि इसके अंदर ये भी है कि जो रुकने असेंबली है वो जेलों का विजिट कर सकता है, स्कूलों का विजिट कर सकता है, और किसी भी वक्त वो चाहे तो हॉस्पिटल्स का विजिट भी कर सकता है। ये इस कानून में पॉइंट हाईलाइट जरूर हो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी भी कानून में मौजूद है कि अगर लाहौर का एक रुकने असेंबली है तो वो लाहौर की किसी भी जेल को विजिट कर सकता है, वो लाहौर के हॉस्पिटल्स को विजिट कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली के पास ऑलरेडी भी ये राइट मौजूद था कि वो किसी भी हॉस्पिटल, जेल या फिर स्कूल को विजिट करें और अपने हलके के लोगों की बेहतरी के लिए उस पर सजेशंस दें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा TV, और यहाँ पर अगर एक हुकूमत अच्छा काम करी है तो हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर एक हुकूमत कोई बुरा काम करी है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करी, तो हमें उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KPK से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए प्लीज़ काम करें। ऐसे कवानीन ना बनाएं जो सिर्फ MPs को, उनकी बीवियों को, उनकी फैमिली को ही फ़ायदा पहुँचाएं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।